तो देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट में हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ओके, और साथ ही साथ हर बार की तरह जैसा कि मैं करता हूँ अपनी हर वीडियो में या हर लेसन में न्यूमेरिकल्स इंक्लूड करता हूँ, तो इस बार भी न्यूमेरिकल्स इंक्लूड कर दिए गए हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट शुरू करते हैं। देखिए, द जनरेशन ऑफ हीट इन अ कंडक्टर इज एन इनएविटेबल कंसीक्वेंसेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, इसका मतलब क्या है कि जो करंट कंडक्टर में हीट जनरेट होती है वो एक इनएविटेबल कंसीक्वेंस है इलेक्ट्रिक करंट का। देखिए, इनएविटेबल का मतलब होता है कि जिसको आप रोक नहीं सकते, जो आपके बस में नहीं है, जो आपके हाथ में नहीं है। ओके, तो जनरेशन ऑफ हीट अपने आप होती है, आप उसको नहीं रोक सकते। ओके, देखिए, इट इज अनडिजायरेबल, इट कन्वर्ट यूजफुल एनर्जी इनटू हीट। देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि जो अनडिजायरेबल है, ओके, यहाँ पे जो यूजफुल एनर्जी है वो अपने आप हीट में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, तो इसका हम यूज़ कर लेते हैं। जो हमारी हीट में एनर्जी कन्वर्ट हुई है हम उसका यूज़ करते हैं, तभी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमारे जो डेली लाइफ है, एवरीडे लाइफ है, वहाँ पे हीट काम आए। ओके, इट हैज़ मैनी यूजफुल एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन जूल्स लॉ। देखिए, जूल्स लॉ हम पहले पढ़ के आए हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा तो प्लीज़ जाके पढ़ लीजिए। ओके, तो देखिए, काफ़ी एप्लीकेशंस है इसकी, जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब, टोस्टर, आयरन बॉक्स, रूम हीटर, इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रिक केटल, गीज़र, हॉट प्लेट्स, इमर्जन हीटर, ओवन्स, हेयर ड्रायर। देखिए, जितने भी एग्जाम्पल हैं सभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में हीट के यूज़ होते हैं। ओके, देखिए, यहाँ पे अभी मैं बता के हटा हूँ आयरन। देखिए, आयरन का यूज़ हम गर्म करने में करते हैं, यानी कपड़ों को प्रेस करने के लिए। ओके, और ये इलेक्ट्रिक वाटर गीज़र, देखिए यहाँ से हम वाटर को बॉईल करते हैं, ठीक है। और ये हमारा ब्रेड टोस्टर है, इसको भी हम ब्रेड को टोस्ट करने के लिए। सो अदर यूज ऑफ हीट के और भी कुछ यूजेस हैं, ये तो हमने पढ़ लिए प्रैक्टिकल यूजेस, जैसे कि जिनमें सिर्फ हीट का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे हीट का यूज़ हम बल्ब में करते हैं। देखिए, बल्ब में कैसे, इलेक्ट्रिकल हीटिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। बल्ब में जो लाइट प्रोड्यूस होती है, देखिए जो पहले बल्ब आते थे, देखिए इस टाइप के बल्ब, उनमें जो लाइट आती थी वो हीट की वजह से आती थी। देखिए, अब तो एलईडी लाइट चल चुकी है, एलईडी बल्ब, सीएफएल, तो उनमें तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो पहले पर क्या था कि हीट से ही लाइट प्रोड्यूस होती थी। कैसे, देखिए, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हमारा फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। ओके, तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट अपने अंदर रिटेन कर लेता था, जिसमें वो कर सकता है, ठीक है। तो जब हीट रिटेन होती थी तो काफ़ी हॉट हो जाता था, तो हॉट होने के बाद वो लाइट एमिट करता था, जिससे हमारा बल्ब ग्लो होता था। ओके, और टंगस्टन हाई टेम्परेचर पर भी मेल्ट नहीं होता। ओके, क्यों, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई है। मेल्टिंग पॉइंट है इसका 3380 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए अगर आप चाहें तो। ओके, सो यहाँ पे ये काफ़ी कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया आपको बल्ब के बारे में। तो चलिए, टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की लाइफ को बढ़ाने के लिए, ठीक है, द बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस। ठीक है, जो बल्ब का फिलामेंट है उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए हम बल्ब में यूजुअली कुछ केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस का यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि किस लिए इसका यूज होता है, तो टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। ओके, मोस्ट ऑफ पावर कंज्यूम्ड बाय फिलामेंट एज हीट, ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज इन फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड। देखिए, मैंने पहले बताया था कि जो एनर्जी है उसके दो हिस्से होंगे, एक हिस्सा यूजफुल होगा, एक हिस्सा अनयूजफुल होगा। देखिए, जो पावर का मोस्ट ऑफ हिस्सा है वो हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, और हीट यहाँ पे फिलामेंट में आ जाती है। ठीक है, तो कुछ स्मॉल पार्ट ही उस पावर का लाइट रेडिएट करता है, और बाकी जो सारा वेस्ट जाता है वो हीट की फॉर्म में होता है। ठीक है, आपने कभी बल्ब को टच करके देखा होगा, जब वो ग्लो होता है तो काफ़ी गर्म लगता है, इसीलिए होता है क्योंकि टंगस्टन काफ़ी हीट वहाँ पे हो जाता है।
देखिए अनदर एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ इज फ्यूज। देखिए फ्यूज आपने पढ़ा होगा 8th में 9th में, ठीक है, तो अब भी पढ़ लीजिए। तो फ्यूज क्या था, देखिए फ्यूज में होता क्या था कि इट प्रोटेक्ट सर्किट, ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है, एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जो करंट फालतू एक्स्ट्रा करंट है आपका, जो हाई अनड्यूली करंट है, वो उसको स्टॉप कर देता है, उसके फ्लो को, ठीक है। और इसको हमेशा हम सीरीज में लगाते हैं, किसी भी अगर डिवाइस के साथ अगर लगाना हो या सर्किट में, तो फ्यूज को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाते हैं हम। और वो क्यों लगाते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर, इसमें वायर का पीस होता है जो एक मेटल या अलॉय का बना होता है, ठीक है, जिसका कुछ मेल्टिंग पॉइंट होगा। और ये पीस ऑफ वायर किसी मेटल का हो सकता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, लेड, ठीक है। तो देखिए तो वर्किंग कैसे होती है फ्यूज की, यहाँ पे होता क्या है, इफ करंट लार्जर देन स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लो थ्रू सर्किट। अगर जो करंट की वैल्यू है, अगर आपके जो स्पेसिफाइड वैल्यू होती है करंट की आपके घर में, जैसे 5 एम्पियर 4 एम्पियर, अगर उससे ज़्यादा हो जाती है वो, तो टेम्परेचर ऑफ वायर फ्यूज इंक्रीजेज, ठीक है। तो जो टेम्परेचर है फ्यूज की वायर का वो इंक्रीज हो जाता है। अब वायर मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है, वायर मेल्ट हो गई तो फ्यूज हो जाएगा आपका ब्रेक, और फ्यूज ब्रेक तो सर्किट ब्रेक। देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको सीरीज में क्यों रखते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि फ्यूज को हमेशा सीरीज में प्लेस किया जाता है। सीरीज में इसलिए क्योंकि अगर सीरीज में कोई भी, देखिए यहाँ पे बता देता हूँ, देखिए इस सीरीज में अगर ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे सीरीज में कोई और रेजिस्टेंस है, मान लीजिए ये सर्किट है हमारा, ओके। तो देखिए अगर ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे टूट जाता है या डैमेज हो जाता है, तो ये वाला आपका पूरा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा, पूरा सर्किट आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर यही रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में होता इस तरीके से, देखिए इस तरीके से अगर पैरेलल में होता, तो अगर मान लीजिए ऊपर वाला ये रेजिस्टेंस डैमेज हो गया, तो नीचे वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ता और सर्किट चलता रहता। तो देखिए इसीलिए हम फ्यूज को सीरीज में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, देखिए अगर मान लीजिए जो आपका करंट है वो ओवरफ्लो हो गया, तो फ्यूज आपका ब्रेक हो जाएगा। तो फ्यूज ब्रेक हो जाएगा तो पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो सीरीज में है, ओके। तो सीरीज में पूरा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक इसलिए करते हैं सर्किट को ताकि जो आपकी वायरिंग है हाउस की वो डैमेज ना हो, वहाँ पे करंट ना जाए, तभी वो पूरा सर्किट वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, ओके। तो चलिए और एक और बात देखिए, यहाँ पे जो ये वायर है जो मेल्ट हुई है, इस वायर का यूज़ हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए करते हैं। 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर, देखिए ये हमारे घर में नॉर्मल जो करंट आता है वो ये होता है, ओके। ये सिर्फ इसी के वोल्टेज को ये जो वायर है वो सह सकता है, अगर इससे ऊपर हो जाएगी तो वायर मेल्ट होना शुरू हो जाती है, ओके। तो चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए फ्यूज़ को आप एक बार देख लीजिए। देखिए फ्यूज़ इस तरीके से होता है। देखिए अब तो फ्यूज़ का इतना यूज़ नहीं करते, हालांकि करते तो हैं बट इतना नहीं करते। देखिए फ्यूज़ इस तरह से होता है, ये वायर होती है यहाँ पे, ये कैरियर होता है, ये बेस है, ठीक है। अब तो हालांकि एमसी का यूज़ करने लग गए हैं लोग, ओके। तो चलिए इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। देखिए एनर्जी को कंजप्शन करने का जो रेट है उसी को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। उसका फॉर्मूला होता है V × I, हम पहले पढ़ के आए हैं। V होता है IR, तो IR स्क्वायर I स्क्वायर R, ओके। और I का फॉर्मूला होता है V/R, तो V/R का स्क्वायर और इंटू R, तो यहाँ से R गया कट और यहाँ पे रहता है V²/R। हमारे पास दो फॉर्मूला यहाँ पे बन चुके हैं, ओके। और जो पावर की SI यूनिट होती है वो होती है वोट, और 1 वोट = 1 V/1 एम्पियर, इस फॉर्मूले से यहाँ से बन जाता है, ओके। तो देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए पहले हम पावर की थोड़ी बात करें। देखिए पावर में जो वोट है वो बड़ा स्मॉल यूनिट है, पर जो हमारे घरों में पावर यूज़ होती है वो किलो वाट में होती है, एक्चुअली वो किलो वोट में होती है, और किलो वोट होता है 1000 वोट्स, ओके। और देखिए जब एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी = P × T। मैंने आपको बताया था कि जो वर्क डन होता है वही एनर्जी है, तो वर्क डन का फॉर्मूला था P × T, P पावर T टाइम। और देखिए P हमारे पास यहाँ किलो वोट में आया था, कमर्शियल यूनिट है देखिए यहाँ पे, तो किलो वोट टाइम R में होगा। देखिए तो एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 1 किलोवाट R = 1000 वोट इंटू 1 घंटे में होते हैं 3600 सेकेंड, तो 1 R = 3600 सेकेंड, ओके। तो यहाँ से आता है 36 × 10⁵ वोट सेकेंड, और यहाँ से बन जाएगा 3.6 × 10⁶ वोट सेकेंड, और इस वोट सेकेंड को बोल देते हैं जूल, ओके। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अगर आपको समझ नहीं आया, ओके।
अब देखिए दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे एनर्जी P इंटू टी है, 1 किलो वाट आर इक्वल टू 1000 वोट इंटू 3600 सेकेंड। ये 1 आवर से हमने 1 आवर से डिराइव किया है। ओके, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाता है फाइनल। और जो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, क्योंकि वर्क डन की यूनिट जूल थी, तो मैंने कहा था कि वर्क डन और एनर्जी एक ही बात है। तो चलिए कुछ एग्जांपल ट्राई कर लेते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, यहाँ पे करंट है 0.50 एम्पियर, तो पावर फाइंड करें। सिंपल फॉर्मूला P इक्वल टू VI, पुट किया 110 जूल पर सेकंड, बस आ गया। वो जूल पर सेकंड था, वोट। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 4000 वोट ऑपरेट्स 8 आवर अ डे, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट ₹3 पर किलो वोट आवर। तो देखिए एक रेफ्रिजरेटर है जो 4000 वोट की पावर ऑपरेट करता है 8 आवर पर डे। ओके, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी 30 दिन के लिए, अगर पर किलो वाट आवर की कॉस्ट ₹3 है, तो देखिए टोटल एनर्जी 30 दिन के लिए क्या होगी। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ के अभी भी आए हैं, P इंटू टी। देखिए तो P है 4000 और टाइम है 8 आवर पर डे, और देखिए 30 दिन के लिए तो 30 डेज के लिए है, तो मैं यहाँ पे 30 को मल्टीप्लाई कर दूंगा और जो फाइनल आएगा, देखिए यहाँ पे आपको आर में निकाल देना है, ठीक है। तो यहाँ पे एच सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो आ जाएगा 96000 वोट आवर, और इसको किलोवाट में कन्वर्ट कर दीजिए 96 किलो वाट आवर, और कॉस्ट आएगी 96 किलो वाट आवर इंटू 3, देखिए 3 रुपये था पर किलो वाट आवर के लिए, तो फाइनल आएगा आंसर ₹2888। ओके, सो यहाँ पे बड़ा सिंपली हमने सब कुछ कर दिया यहाँ पे। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना। ओके, सो देखिए सभी स्लाइड्स मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। देखिए ये रही स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3, स्लाइड 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ओके, बस यही स्लाइड्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सिर्फ मैंने यहाँ पे 2 ही डिस्कस किए हैं, और सब कुछ एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी से ज़्यादा भी कुछ भी नहीं है। ओके, तो प्रॉपर एनसीईआरटी डिस्कशन यहाँ पे हुई है। ओके, अब जाके एक बार एनसीईआरटी देख लीजिएगा, आपको सभी जो मैंने पढ़ाया है आपको वहाँ मिल जाएगा। ओके, सो बिल्कुल ईजी था सब कुछ, आप एक बार दोबारा वीडियो देख लेना, अगर समझ नहीं आया तो पर ध्यान से देखना। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले लेसन में, और आगे हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर को। तो तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।